सुशीला, हम ये क्या सुन रहे हैं? शिव ने कोर्ट में किरिस्तानी लड़की से शादी कर ली। पंडित रामकिशोर क्रोधित स्वर में बोले थे। ये क्या कह रहे हैं आप? शिव ऐसा नहीं कर सकता। लो, देखकर अपना कलेजा ठंडा कर लो। उन्होंने अपने फोन पर फोटो खोलकर दिखाई। बहू तो सुंदर दिखाई पड़ रही है। सुंदरता लेकर चाटो, ना दान ना दहेज। तुम्हारा बेटा तो पैदाइशी बेवकूफ़ है। पढ़ाई लिखाई ने और भी दिमाग खराब कर दिया है। किसने बताया तुम्हें? आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनने से? वो गुस्से से थर थर कांप रहे थे। शिव से मेरे सारे नाते रिश्ते खत्म, कहकर वो भरभरा कर जमीन पर गिर पड़े थे। सुशीला जी पति की हालत देख घबरा उठी। सुशीला जी पति के सिर को अपने पैरों पर रख उन्हें सांत्वना देने लगी। पंडित जी नशे में धुत थे। वो अक्सर ऐसे बेहोश हो जाया करते थे, पर सुशीला जी के लिए शिव का शादी कर लेना बहुत बड़ा झटका था। वो सिसक कर रोने लगी। हाय शिव, ये तूने क्या किया? मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। देखिए जी, सुनैना और कुंवरपाल को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो पूरी बिरादरी में बात फैल जाएगी। हम खुद शिव और बहू को लेकर आएंगे और धूमधाम से पार्टी करके सबको बता देंगे। वे मन ही मन सोचने लगे कि शिव के घर न आने की यही वजह होगी, तभी उसे घर आए साल भर से ऊपर हो गया है। लेकिन उन्हें विश्वास था कि बेटा उनकी बात को नहीं टालेगा। तभी उनका फोन बज उठा। उधर शिव था। अम्मा, मैं ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ, फ्लाइट में हूँ। शिव मेरा बच्चा, तुम कब आओगे? तुझे घर आए पूरे 1 साल हो गए हैं। तेरे पापा की तबीयत ज्यादा खराब है। तुमने तो हम लोगों को बिल्कुल त्याग ही दिया है। ना होली पर आए ना दिवाली पर। तेरे पापा तो धीरे धीरे खटिया से लगते जा रहे हैं। वो दुकान भी नहीं जा पाते। तुम्हारा इंतजार देखते देखते तो आंखें थक गई। मैं उनकी फाइल लेकर आ रही हूँ। किसी बड़े डॉक्टर का इलाज करवाना होगा। आप परेशान मत हो, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन मोहित से मंगवा लूँगा। उसने कह तो दिया, लेकिन शिव मन ही मन परेशान हो उठा था। चाहे कितने ही बुरे हों उसके अम्मा पापा, वो उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाएगा। ठीक है अम्मा, हम आपका टिकट करवा कर बताते हैं। इन दिनों ऑफिस में काम ज्यादा है, नहीं तो मैं खुद ही आ जाता। उसकी आंखों के सामने अपनी अम्मा का रोता सिसकता चेहरा सजीव हो उठता था। कभी कभी तो उसकी आंखें भी छलछला उठती थीं जब पापा उसकी अम्मा पर नाहक ही चिल्ला चिल्ला कर गाली देना शुरू कर देते थे। अगर वो जरा भी मुंह खोलती तो अक्सर उनकी पिटाई भी कर देते। इसी वजह से पिता के प्रति जरा भी कोमल भावनाएं नहीं थी, वरन नफरत की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। पंडित रामकिशोर दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर कासगंज में रहते थे। यह एक छोटा सा शहर है। उनके पास संयुक्त परिवार की जायदाद से काफी पैसा आता था, जिसे वो अकेले हजम करते थे। किसी चाचा को उनका हिस्सा नहीं देते। जब भी कोई बंटवारे की आवाज उठाता है, उसे गोलमोल उत्तर देकर टरका देते, क्योंकि वो बहुत कंजूस और लालची थे। उनका अपना साड़ियों का थोक का बिजनेस है, लेकिन सिद्धांत है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। बी टाउन की जीवन शैली है मोटा खाओ मोटा पहनो। सुबह जोर जोर से घंटी बजा बजा कर भजन गाना, गले में रंग बिरंगी माला उनकी पहचान थी। वो साथ साथ में अम्मा के लिए गाली निकालते रहते थे, और जब किसी भी व्यापारी या दुकान के किसी काम से फोन आए तो चीखना चिल्लाना साथ में, मुंह से गालियों की बौछार करते रहना। हाथ की उंगली तो माला के दाने सरकाती जाती, लेकिन जबान और दिमाग खुराफात में बिजी रहता है।
रात में दारू की बोतल पीकर आना और गालियों की बौछार करते हुए घर में घुसना, ये तो उनकी पुरानी आदत थी। शिव को तो अपने पापा से नफरत है, इसीलिए वो उनसे बात नहीं करता। वो अपनी दादी को बहुत प्यार करता था, वे भी उसे बहुत चाहती थी। उन्हें टाइफाइड हो गया तो पापा कंजूसी के मारे कभी वैद्य जी की पुड़िया, तो कभी हकीम जी का काढ़ा, तो कभी होम्योपैथिक दवा। अम्मा, ये दवा बहुत बढ़िया है। दवा के सारे एक्सपेरिमेंट उन पर होते रहे और जब बहला फुसलाकर कागजों पर दस्तखत करवा लिए और तिजोरी की चाबी हथिया कर सब सामान चुपचाप पार कर दिए, तो पापा ने उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। उनकी हालत खराब होने की खबर जब शांति बुआ को लगी तो वे आकर उन्हें अपने साथ ले गई थी। जब 6 महीने के बाद दादी गुजर गई तो मुंह फाड़ फाड़ कर हाय अम्मा, हमें छोड़कर चली गई, रो रो कर दुनिया को दिखा रहे थे। फिर 13वीं पर अपनी बिरादरी और पंडितों की दावत कर अपनी जात बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया। जब वो 7 से 8 साल का था तभी सुनैना दीदी की शादी खूब धूमधाम से की। मुंह मांगी रकम भी शादी में दी और साथ में दिल खोल कर खर्च भी किया था। लेकिन फिर तो घर में एक एक पैसे के लिए दिन भर वो अम्मा पर चिल्लाया करते। उस समय वो छोटा था तो बचपन से सभी बच्चों की तरह पढ़ने की जगह खेलने में मन लगता था। दूसरे बच्चों की तरह कभी कंचा तो कभी गिल्ली डंडा, कबड्डी, पहलवानी में बहुत मजा आता। उसे अखाड़े में कुश्ती देखने में बहुत आनंद आता। अपने बगीचे में जाकर अमरूद, खीरा, आम तोड़कर खाना उसे बहुत अच्छा लगता था। मुख्य बात ये थी कि वो पढ़ने से जी चुराता था। उसे बाजार की चाट बहुत अच्छी लगती। पापा जब हिसाब मांगते तो घर के सामान में तिकड़म भिड़ाकर कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से पैसे ताड़कर मौज मस्ती कर लेता। ये सब 10 से 11 साल की उम्र तक चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, पापा की गालियाँ और बात बात में पिटाई बुरी लगने लगी थी। अब उनका पूजा पाठ भी ढोंग लगता था। सुनैना दीदी का आना जाना और फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। वे जब भी आती तो उनकी गोद में एक बच्चा रहता। घर का माहौल तनावपूर्ण रहता। वो चुपके चुपके अम्मा से कुछ मांगती और पापा से रो धो कर मांग कर ले जाती। उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ता। स्कूल की फीस के लिए भी पापा परेशान करते। जैसे ही वो किसी चीज के लिए कहते, जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसी तरह उसको डांट कर भगा देते और अक्सर पिटाई भी कर देते। वो बड़ा हो रहा था, उसकी दोस्ती अमन से हो गई थी। वो क्लास में फर्स्ट आता था। उसकी मम्मी टीचर थी। एक दिन वो उसके घर गया तो आंटी ने अमन के साथ उसको भी पढ़ने के लिए बिठा लिया। अब तो वो हर रोज उनके घर पढ़ने के लिए जाने लगा था। नतीजा ये हुआ कि वो हाई स्कूल में फर्स्ट आया और उमा मौसी जी जो दिल्ली में रहती थी, वो अपने घर पर रखने को राजी हो गई। पापा को लगा कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा। आंटी के सिफारिश करने की वजह से वहाँ का फॉर्म भर दिया और किस्मत से एडमिशन भी हो गया। बस उम्र के साथ साथ अकल भी आ गई कि उसे पढ़कर कुछ बनना है। बस जुट गया पढ़ाई में। कुछ सालों के बाद मौसा जी का ट्रांसफर हो गया तो वो लड़कों के साथ कमरे में रहने लगा। अपने खर्चे के लिए मॉल में पार्ट टाइम जॉब कर लेता। अपनी फीस के लिए भी नहीं कहता। होली दिवाली की छुट्टियों में जाता तो लायक बेटा बनकर जो कहते चुपचाप कर देता। लेकिन अम्मा पापा की लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट देख मन खट्टा हो जाता और घर से मन उचट गया। जब वो दिल्ली में MBA कर रहा था तभी रोजी पहली नज़र में उसे भा गई थी। MBA करते ही प्लेसमेंट हो गया।
रोज रोजी से मुलाकातें होती रही और वो उसके प्यार में डूबता गया। उसे अच्छी तरह पता था कि पापा क्रिश्चियन लड़की से शादी करने से कभी भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि इससे बड़ा अधर्म उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए कोर्ट में शादी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। समय बीतता गया। अब तो पूरा साल बीत गया। जब फोन आता है तो कह देता हूँ कि मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही है आदि। एक सुबह वो सोकर उठा ही था कि फोन की घंटी घनघना उठी थी। सुबह के 7 बजे वॉचमैन बोला, कोई सुशीला जी और गमन आपसे मिलना चाहते हैं, आप ऊपर भेज दें। कहते ही उसके होश उड़ गए थे। अम्मा रोजी को देखेंगी तो क्या होगा? शायद गगन ने रोजी के बारे में अम्मा को बता दिया है। वो मन ही मन लापरवाही से बोला, जो भी होगा देखा जाएगा। एक दिन तो बताना ही था। आज ही मैं उन्हें बता दूंगा कि मैंने रोजी के साथ शादी कर ली है। उसने मन ही मन अम्मा का सामना करने के लिए अपने को तैयार कर लिया था। रोजी भी घबराई हुई थी, जाने क्या हंगामा होने वाला है। वो मन ही मन डर रही थी। वो अपने कमरे में चली गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। अम्मा आई हैं सुनते ही शिव भावुक होकर लिफ्ट से तेजी से माँ से मिलने को आतुर हो नीचे पहुँच गया था। उनके पैर छूकर वो उनसे लिपट गया। माँ बेटे दोनों की आंखों से आंसू बह निकले थे। गगन उसकी दूर की बुआ का बेटा था। वो भी उसी कंपनी में काम करता था। अम्मा को शायद उसने ही बताया होगा। क्यों शिव, हमें किसी ने बताया है कि तुमने ब्याह कर लिया है। धीरे बोलो अम्मा, घर के अंदर चलो, सब बताते हैं। वे घर में घुसते ही सुंदर साज सज्जा को देखते ही रह गए। मुझे लग रहा है कि यह बात सच है कि तुमने शादी कर ली है। मेरी बात मत काटो। अब मैं बिरादरी वालों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी शिव? तुम बहुत ही नालायक निकले। मेरी नाक कटाकर रख दी, कहकर रोती बिसुरती रही। देखिए अम्मा, शादी तो हमने कर ली है। अब जैसे बात बने वो करिए। ये तो बताओ कि कौन जाति की है? अम्मा पापा कैसे हैं? पापा का तो वही हाल है। पहले भांग का गोला खाते थे, अब तो दारू की बोतल के सिवा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे जीजा कुंवर पाल और पापा बैठकर बोतल चढ़ाते हैं। जिज्जी भी लालची हो गई हैं। धीमे धीमे मुझे तो किनारे कर दिया है और खुद ही मालकिन बन गई है। कहते कहते वे आंसू बहाने लगी थी। बेटा शिव, तुमसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, तुम घर चलो, नहीं तो सारी जायदाद पर तुम्हारी जीजा कब्जा कर लेंगे। वो अम्मा के साथ बातों में व्यस्त था, लेकिन रोजी को लेकर परेशान था कि तभी रोजी अपने हाथ में ट्रे चाय नाश्ता लेकर आई। वो उसे देखकर दंग रह गया था, क्योंकि उसने साड़ी पहन रखी थी। उसने आते ही अम्मा के पैर छूकर उनका दिल जीत लिया था। उन्होंने प्यार से उसे आशीर्वाद देकर अपने बगल में बिठा लिया। शिव, बहू तो सुंदर भी है और सलीके वाली भी, किसी अच्छे घर परिवार की दिखाई पड़ रही है। उन्होंने अपने हाथों से सोने के कंगन उतार कर उसे पहना दिए थे। वो मन ही मन डर रहा था कि रोजी अम्मा को ये न बता दे कि वो क्रिश्चियन है। उसने रोजी को इशारा करके वहां से अंदर जाने को बोल दिया और बोला, अम्मा तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। लाओ उनकी रिपोर्ट हमें दे दो, तब तक हम देखें कि क्या गड़बड़ है। वो पापा की फाइल में रिपोर्ट को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा था। सुशीला जी घर की एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रही थी। बाथरूम में रखे शैम्पू, फेस वॉश, लोशन आदि की बोतलों को उठा उठा कर समझने की कोशिश कर रही थी। उन्हें अपने घर का सीढ़ियों के नीचे बना हुआ 2.5 फुट का अंधेरा सा गुसलखाना, जिसमें
जीरो पावर का टिमटिमाता बल्ब जिसमें बिजली के गुल होते ही घना अंधेरा छा जाता था। साथ ही सीलन की अजीब सी बदबू वहां भरी रहती थी। यहाँ उजाले में नहाते हुए बड़े से शीशे में अपने को देख उन्हें सुखद एहसास हुआ था, जिसको उनके चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही थी। जब वे नहाकर बाहर आए तो शिव ने उनके सामने आसन बिछा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अम्मा पहले पूजा करेंगी तब जाकर नाश्ता करेंगी। उन्होंने अपने बैग से कुछ किताबें और माला निकाली। उनकी उंगलियां तो माला के दाने सरकाती जा रही थीं, पर आंखें तो रोजी के इर्द गिर्द घूम रही थी। दोनों के फोन लगातार बज रहे थे, क्योंकि आज उन लोगों की एनिवर्सरी की पार्टी पहले से प्रायोजित थी। उन लोगों के फ्रेंड्स विश कर रहे थे। क्यों शिव, आज कुछ खास बात है क्या? बहुत फोन आ रहे हैं। हाँ अम्मा, आज पार्टी है। हम लोगों की शादी को पूरे 1 साल हो गए हैं। आप बड़े ही मौके से आई हैं। आपको सब दोस्तों से मिलवाएंगे। नहीं शिव, हम होटल वगैरह में कभी गए नहीं हैं। मुझे नहीं अच्छा लगेगा। वहाँ रोजी की माँ भी आएंगी, आप उनसे भी मिल लेना। एक शर्त पर मैं चलूंगी कि तुम घर चलने का वादा करो। ठीक है, रात में प्रोग्राम सेट करता हूँ। पहले डॉक्टर से बात कर लूँ। रोजी समझदार थी। आज वो इंडियन स्टाइल में तैयार हुई थी। पिंक कलर की साड़ी, चूड़ियाँ और गजरे में वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो इस तरह किसी त्योहार पर ही तैयार हुआ करती थी। शिव रोजी को देखता ही रह गया था। सुशीला जी बेटे बहू की सुंदर जोड़ी को देखकर अपने मन की सारी उलझन भूलकर खुश होकर बेटे बहू की नजर उतार कर बोली, राम सीता सी जोड़ी है, और आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। माँ को हंसते मुस्कुराते देख शिव को अम्मा का पहले वाला रोता सिसकता चेहरा याद आ गया था। शाम को पार्टी में खूब मस्ती हुई। जब रोजी अम्मा का हाथ पकड़कर डांस के लिए लेकर आई, सबने खूब तालियां बजाई थी। पल्लव, जो उसका खास दोस्त था, वो बोला, शिव, तूने सही फैसला लेकर रोजी से शादी कर ली। दोनों कमा रहे हो, गाड़ी ले ली, फ्लैट भी ले लिया, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज आंटी भी कितनी खुश दिख रही हैं। मुझे देखो, अम्मा पापा की जिद के चक्कर में 35 का हो गया हूँ। उन्हें दहेज के साथ साथ ढेर सारा नगद भी चाहिए, तो मुझे प्रोफेशनल लड़की चाहिए। बस इसी झमेले के झूले में साल दर साल उम्र बढ़ती जा रही है। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मन करता है कि पंखे से लटक जाऊं और जिंदगी से छुट्टी मिल जाए। शिव अपनी उलझनों में उलझा था। अभी पापा का सामना करना है और सबसे छिपाना है कि रोजी क्रिश्चियन है। वो खुद गहरी सोच में था। उसके चेहरे पर तनाव परिलक्षित हो रहा था। पल्लव इस तरह से जिंदगी से हार नहीं मानते। उसने उसके कंधे को थपथपाकर कहा, दोस्त, ये जिंदगी एक जंग है, कहकर वहां से हटकर दूसरे दोस्तों को अटेंड करने लगा था। शिव और अम्मा दोनों ही अपनी अपनी उधेड़ बुन में लगे हुए थे। आज वो अम्मा के बगल में लेटा हुआ लाड जता रहा था। पार्टी तो बहुत बढ़िया रही, लेकिन शिव, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारी बहू कौन जात की है। गगन बता रहा था कि वो क्रिस्तानी है, तो क्या अछूत हो गई? सुंदर है, अच्छे घर परिवार की है, सब सही है, तो अब क्रिस्तानी है इसीलिए तो मैं घर आया नहीं। ना जियोगी ना ही जीने दोगी। इतना मूड अच्छा था, सब खराब करके रख दिया। वो नाराज हो उठा। सब जायदाद कुंवरपाल अपने नाम करवा लेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अम्मा ने दूसरा पासा फेंका था। अम्मा, आज तुम्हें जमीन जायदाद की याद आ रही है? जब स्कूल में मैं फटा जूता पहनकर जाता था और बच्चे मुझे चिढ़ाया करते थे, तब तुम लोगों को दर्द नहीं हुआ था? क्या करते शिव? तुम्हारे बाबू के सामने बोलते तो खुद ही पिट जाते।
आप भूल गई होंगी, जब हम पार्वती के साथ बगीचे में लुका छिपी खेल रहे थे तो पापा ने मुझे जाड़े में ठंडे पानी से नहला दिया था कि पार्वती दलित है, अछूत है। तुमने उसे क्यों छुआ? मैं कांपता रहा, रोता बिलखता रहा। उन्हें जरा भी दया नहीं आई और आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। क्या करते शिव? अगर हम कुछ बोलते तो वो हमें भी पीट पीट कर अधमरा कर देते। जब मेला देखने के लिए पैसा मांगे तो पापा ने डांट कर भगा दिया। फिर मैंने चुपके से तुम्हारे डब्बे से 50 रुपए ले लिए थे तो आपने चिमटे से हाथ जला दिया था। ये देखो, आज तक निशान पड़ा है। जब सुमित्रा की अम्मा ने आकर झूठ मूठ कह दिया था कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बिटिया को छेड़ा है तो आप लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और पापा सबके सामने ही चप्पल पीटने लगे थे। गाली तो हर समय उनकी जबान पर रहती थी। माँ बेटे दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पापा ने जिज्जी की शादी अपनी बिरादरी, कुल गोत्र और जमीन जायदाद देखकर नकारा लड़के के साथ कर दी। तो अब झेलो। जल्दी जल्दी 4 बच्चे भी हो गए। उन्हें ना पढ़ाना और ना लिखाना, बस अपनी जात बिरादरी देखती रहना। सारी जिंदगी पापा से गाली खाती रही और पिटती रही। आज हम अपनी जिंदगी में कमा खा रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, तो कभी किरिस्तानी तो कभी कुछ कह रही हो। न मुझे आपके जेवर का लालच है और न ही जमीन जायदाद का। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आप सब कुछ जिज्जी को दे दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिव उठने को हुआ तो वो उसकी बाह पकड़कर रोने का उपक्रम करने लगी। हाय राम बेटा, तुम्हारे पापा को वहाँ के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम्हें उनकी जरा भी चिंता नहीं है। उनका लीवर और किडनी दोनों ही खराब हो गए हैं। बचने की उम्मीद ना के बराबर है। तो मैं क्या करूं? जो करे वो भरे। मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने बाप के पैसे पर ऐश करने वाला अनपढ़ बेरोजगार गंडेड़ी शराबी लड़का ढूंढा जो उनकी जात बिरादरी का था। कुंडली में 36 गुण मिलाए गए। फिर जिज्जी का ब्याह कर दिया। ना पढ़ाया और ना लिखाया। अपनी जिंदगी खराब कर रखी है और जिज्जी की बर्बाद कर रखी है। 4 बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा सुनकर वे सिसकने लगी थी। बोली, बेटा, असल में तुम्हारे जीजा किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए हैं। पहले तो हम सब तुमसे छिपाते रहे, लेकिन अब तो सारी रकम धीरे धीरे दूसरी औरत का घर भर रही है और बाकी नशे की भेंट चढ़ रही है। फिर भी तो जब से आई हो, कौन जाति की है, किरिस्तानी है कहे जा रही हो। अगर आपके दिमाग से किरिस्तानी का भूत उतर जाए तो मैं कासगंज कुछ दिन की मेडिकल लगाकर वर्क फ्रॉम होम ले सकता हूँ। आप अच्छी तरह ठंडे दिमाग से खूब सोच विचार कर लो। कहकर उसने घड़ी देखी। रात के 3 बज चुके थे। वो तेजी से उठकर अपने बेडरूम में चला गया था। सुशीला जी की आंखों की नींद उड़ गई थी। सही तो कह रहा था, किरिस्तानी है तो क्या हुआ? रूप, गुण, संस्कार, इतनी पढ़ी लिखी है, ऑफिस जाती है और मेरे पैर भी छूती है। उनके मन की बंदिशें उन्हें समझा रही थीं। जात बिरादरी कुंडली का क्या फायदा मिला? उनका अपना जीवन गाली खाते और पिटते बीता और अब बिटिया की जिंदगी भी वैसी ही बीत रही है। पंडित जी की तो किडनी 70 साल में खराब हुई और कुंवर पाल तो अगर 40 साल भी चल जाए तो समझो। उनके मन की बेड़ियां उन्हें धिक्कार रही थी। दोनों कितने प्यार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और वहाँ तो दिन भर लड़ाई झगड़ा और आपस में गाली गलौज के सिवा कोई कुछ जानता ही नहीं। उन्हें अपने घर की भलाई देखनी चाहिए कि
कौन क्या कह रहा है ये सोचना चाहिए। रात भर की ऊहापोह तर्क वितर्क के बाद संशय का कुहासा छट गया था और सदियों से चली आ रही मन की जंजीरें टूट चुकी थी। उन्होंने सुबह उठते ही शिव और रोजी को प्यार से लिपटा कर कहा, आज तुम दोनों ने अपनी बात और व्यवहार से मेरी आंख पर से जात पात की बेड़ियों के बंधन को काट कर रख दिया है। काश मुझे पहले किसी ने इस तरह समझाया होता तो घर की बर्बादी न होती। कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। तुम लोगों को मेरे साथ कासगंज चलना है। अपने ऑफिस से चाहे छुट्टी लो चाहे घर से काम करो। ये सोचकर चलो कि वहाँ तुम लोगों को लंबे समय तक रहना पड़ेगा। हमें यहाँ आए 3 दिन हो गए। तुम्हारे पापा का न जाने क्या हाल होगा। बेटा जल्दी करो कहकर वो रोआंसी हो उठी थी। रोजी बोली, मेरे पास तो साड़ियाँ 2 से 4 ही होंगी। बेटी तुम जो चाहे पहनना, कपड़ों की चिंता मत करो, दुकान से आ जाएंगे। कासगंज छोटी जगह तो है लेकिन सब कुछ मिल जाता है। कुंवरपाल और सुनैना को तो हम समझ लेंगे। अम्मा का ये बदला हुआ नया रूप शिव को अनजाना सा लग रहा था, पर उसके मन में साहस भी जगा रहा था कि अगर अम्मा का साथ मिलेगा तो रोजी को वहाँ रहने में परेशानी नहीं होने वाली। अम्मा को तो उसने दब्बू स्वभाव और पापा की हाँ में हाँ मिलाते हमेशा देखा था। शिव को महसूस हो रहा था कि अम्मा अपने बचपन की अधूरी ख्वाहिशों को रोजी के माध्यम से पूरा करके खुश होना चाहती हैं। ये सत्य भी है कि हर लड़की को शादी के बाद अपनी इच्छाओं, सपनों, अपनी सारी ख्वाहिशों को पति और परिवार के लिए बक्से में बंद कर स्टोर रूम के कोने में रख देना पड़ता है। और आज भी देखा जाता है कि पति परमेश्वर का पुरुषोचित अहंकार पत्नी की ख्वाहिशों के रास्ते में आड़े आ जाता है। परिवार और बच्चों के लिए हमेशा पत्नी को ही समझौता करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? रोजी को देखते ही चारों तरफ में कौवे की तरह सब कांव कांव करने लगे, पर सुशीला जी के बदले हुए तेवर देखकर चाहे कुंवरपाल हो चाहे सुनैना हो, सबकी बोलती बंद हो गई थी। पंडित जी शायद बेटे का ही इंतजार कर रहे थे। बेटे को देखकर तसल्ली से उनकी आंखें बंद हो गई थीं। उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। घर में कर्मकांड को लेकर गरम गरम बहस चालू हो गई। शिव को न ही समाज के ठेकेदारों की परवाह थी और न ही रिश्तेदारों के बकवास की। जीजा कुंवरपाल और सुनैना जीजी ने भरकस कोशिश की स्नातन रीति रिवाज से मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और अन्य क्रिया भाई शिव करे, पर वो अपने निर्णय पर अटल रहा। उसने 3 दिन के अंदर शांति पाठ और हवन करके अनाथालय में बच्चों को भोजन करवाकर इस कार्यक्रम की समाप्ति कर दी। शिव के आने के बाद घटनाएं इतनी तेजी से घटी थी कि वो दुकान पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहा था। दुकान का तो बुरा हाल हो चुका था, न ही कोई ढंग से हिसाब किताब था और न ही लिखा पढ़ी, क्योंकि पापा महीनों से दुकान आते नहीं थे। इसलिए कुंवरपाल ने दोनों हाथों से लूट मचा रखी थी। सबसे पहले उसने स्टॉक लिया। उसने एक अकाउंटेंट रखा और कई कैमरे लगवाकर अपने फोन के साथ अटैच कर लिया। अब वो घर में रहकर दुकान पर भी अपनी नजर रख सकता था। जब कुंवरपाल ने ज्यादा नाटक फैलाया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि ये घर और दुकान पर मेरा भी हक बनता है, इसलिए मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो आप दोनों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने गांव जाना होगा। कुंवरपाल का नशा मुक्ति केंद्र से इलाज करवाकर उनके मन से नशा छुड़वाने की कोशिश की। जब पैसे की कमी होने लगी तो दूसरी महिला ने किसी दूसरे से दोस्ती कर ली थी। कुंवरपाल बेबस पक्षी सा फड़फड़ा रहे था, पर अब तो वो अनुशासन के पिंजरे में बंद कर दिए गए थे। सुशीला जी शिव
और रोजी की तिगड़ी ने किसी की नहीं चलने दी थी। सोने पे सुहागा ये हुआ कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और ऑफिस का काम ऑनलाइन होना था। जब लॉकडाउन खुला तो वो अम्मा को लेकर दुकान गया और उन्हें समझा बुझाकर दुकान की माल की गद्दी पर बिठा दिया। पहले तो वे सकुचाई पर अपना ये नया जीवन रास आने लगा था। रोजी ने दीदी के बच्चों को अनुशासन और पढ़ाई की बागडोर संभाल ली थी। 6 से 8 महीने के अंदर ही घर का कायापलट हो चुका था। चारों बच्चे समय से पढ़ते, समय से खेलते और रोजी के इशारों पर चलते। सुनैना ने भी बहुत हाथ पैर मारी कि किसी भी तरह रोजी को ना टिकने दे और उसे परेशान करे, नहीं तो सत्ता उनके हाथों से निकल जाएगी। पर सास बहू की इस जोड़ी ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन बच्चों को पढ़ते देख सुनैना खुद भी चुपके पढ़ने की कोशिश करने लगी। लगभग 1.5 वर्ष के बाद जब वो गाजियाबाद के लिए लौट रहा था तो सबकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सुशीला जी शिव से फुसफुसाकर बोली कि किरिस्तानी लड़की ने तो कमाल कर दिया। शिव ने भी रोजी को चिढ़ाते हुए कहा, किरिस्तानी लड़की। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।